बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने साबिक चेयरमैन PTI की नाअहलियत से मुतालिक केस का फैसला भी महफूज कर लिया है। तो आम इंतखाबात की तैयारियों में अहम पेशरफ सामने आई है। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए मज़ीद 17 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि उनकी जो जमात है वो नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी, क्या कहेंगे? कर लें, मतलब इसमें क्या कहूँ, क्या कह सकता हूँ, मतलब करनी है तो कर लें। अभी तो देखें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से एक चैलेंज वहाँ पे बड़ा है जी, सारी जमातों को, ठीक है, वो बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे, तो वहाँ पे यकीनन इत्तेहाद करना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कुछ ऐसी है जिसके ऊपर कल ये बात आई कि जी सिक्योरिटी एहलकार बड़ी तादाद में चाहिए, और वो भी फंड्स आज रिलीज़ हो गए उसके, तो ये जो है ये। लेकिन देखें, एक बात मैं जो पहले भी कहता हूँ ना, 2-3 चीज़ें कांस्टेंट हैं पूरी दुनिया में, अब ज़्यादा हैं ये, मैं इस पर भी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगला साल जो है उसके बारे में जो बात कही जा रही है वो ये है कि शायद हालिया तारीख का सबसे सख्त साल होगा जितनी बनी नौ इंसान है उसके लिए। क्लाइमेट के हवाले से शायद जब से टेम्परेचर का रिकॉर्ड करना शुरू किया है इंसानों ने, ये सबसे गर्म साल होगा, हॉटेस्ट ईयर हिस्ट्री का। और जंगें, माशी बहरान बड़ी तादाद में लपेट, मतलब अभी से देखिए बैंकिंग सेक्टर्स और बाकी जगहों पे जो लोग होते हैं उनका अंदाज़ा होता है मैशत का, बड़े माशी बहरान पूरी दुनिया को लपेटे में ले सकते हैं, मज़ीद जंगें छिड़ सकती हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम जिसे कहें कि बहुत ही कोई ये साल कोई अच्छी यादें छोड़ता हुआ अगले साल में दाखिल हो रहा है, बल्कि एक कंटिन्यूटी, दिसंबर आ गया तो एक कंटिन्यूटी जो चल रही है वो एक तल्ख मतलब सूरत हाल की तरफ जा रही है। 16,000 बेगुनाह जो हैं शोहदा की लाशें, और उसके साथ ही अब बीमारियां फैल रही हैं। ये कल भी मैंने बात की थी। अच्छा, मैं आपको 2-3 बातें, और ये इसके ऊपर यूरोपीय यूनियन की तरफ से आज थ्रेट अलर्ट जारी हो गया है कि क्रिसमस की जो तातीलात हैं उस पर दहशतगर्दी का ख़तरा है मुख्तलिफ़ यूरोपीय ममालिक के अंदर। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन चूँकि जंगें बड़ी छिड़ी हुई हैं ना, तो इसलिए, और लोग दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं। अब देखें ना, ऑपरेशन हो रहे हैं बग़ैर एनेस्थीसिया के छोटे बच्चों के, और जो है वो एक मतलब सरिंजें नहीं हैं, और जो जले हुए लोग हैं, जले हुए बच्चे हैं, उनके लिए उनकी पट्टी तब्दील करना या कुछ करना, तो जो है वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे बहुत बहुत जुल्म हो रहा है। अच्छा, लेकिन ज़रा, और ये जो यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त है ना, मतलब ये बहुत अजीब, बहुत ही अजीब सा लगता है। 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी रियासत के लिए, पाकिस्तान में अगर, मतलब मिसाल के तौर पे आप देखें, हम एक इस्लामी मुल्क हैं, हम एक जो है वो एक हमारा अपना एक अच्छा बुरा जो भी कहें, पाकिस्तान की एक जगह है दुनिया में। कोई उसको बुरा कहता है, कोई उसको अच्छा कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन एक मुल्क तगड़ा है, तगड़ा मुल्क है, ठीक है, जिसके बगैर वो क्या कहते हैं, कोई बसात नहीं। एक ऐसा मोहरा है पाकिस्तान, वो कहते हैं ना कि चेस बोर्ड पूरा उलट भी सकता है किसी भी वक्त, जो है ना, उलट पुलट सारा खेल। तो बात यह है कि अब कोई बाहर से अगर देखे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के में क्या चीज़ डिस्कस होनी चाहिए? सिक्योरिटी, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के आगे, मतलब अभी अब वो बात हो ही नहीं रही कि जी 2 साल 3 साल, मतलब सऊदी अरेबिया में जाएं आप, तो सऊदी अरेबिया बात कर रहा है 2030 2040। क्या ज़रूरी है कि वहाँ पे जो फरमा रवा हैं उन मुल्कों के वो रहें? तब तक नहीं। लेकिन वो प्लानिंग अब देखें कि कैसे लोग कर रहे हैं।
2040 में कैसे होगा, 2050 में क्या पॉपुलेशन होगी, कैसे मईशत, क्योंकि स्टेबिलिटी है। दो देखें, ये क्लाइमेट की बात, ये क्लाइमेट का जो जिक्र हो रहा है, ये एक दिन का बात हो रही है नहीं जी, 2030 तक हम ऐसे करेंगे, 2040 तक हम ऐसे करेंगे। तो ये वो चीज़ें एक दिन में नहीं कर सकती। यहाँ पर पाकिस्तान में झांक के कोई देखे कि यहाँ क्या डिस्कस हो रहा है, तो जो बातें यहाँ पर ज़ेर बहस हैं हमारी मतलब इलेक्शंस के लिए भी, आप मईशत को, खारजा पॉलिसी को, तालीम को, सेहत को, इनको एक बहुत इनकलाबी किस्म के इश्यूज़ ला के आवाम के सामने आने चाहिए, लेकिन वो नहीं, वो बात ही कुछ और हो रही है। मतलब मैं इसीलिए अपनी जान छुड़ा के भागता हूँ, क्योंकि मुझे पता, मुझे क्या बात की जाए, मुझे बताएं, मतलब इस वक्त क्या बात की जाए। ये बात जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात से हटके कि वो सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, वो सिक्योरिटी से रिलेटेड ही बात की, बाकी सीट एडजस्टमेंट वो उधर से बनता है, उधर ये उधर जाता है, वो उधर, हम मतलब मेरी सेहत पे, मुझे नहीं पता बाकी लोगों की शायद सेहत पे असर पड़ेगा, सेहत पे क्या असर पड़ेगा। तो बात ये सारी, अच्छा मैं आपको बताऊं कि क्या हालात इस तरह से तब्दील हो रहे हैं कि कभी कभी जो है वो ज़रा सोचना पड़ता है, रुके कि एक मिनट ठहर जाएं, ये किस तरह से। अभी मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, 24 घंटों में ये वो चीज़ें हैं जो 10-10 साल, 20-20, 50-50 सालों में नहीं हुई, जो इस वक्त हो रही हैं और तेज़ी के साथ हो रही हैं। और वाहिद चीज़ जो पाकिस्तान बतौर रियासत जिस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, वो ये कि यहाँ अदम इस्तेकाम हो किसी भी सूरत। अच्छा, एक खामोशी है ना। अब देखें, एक इलेक्शन कैंपेन वगैरह जब भी शुरू होती है, लेकिन एक ज़रा इस वक्त तक एक सुकून, चैन, ज़रा थोड़ा सा गालम गलूज, ये वो, बस सोच टेलीफोन से दूर हैं तो वो भी आपको नहीं सुनाई देगा ठीक है, तो मतलब है कि ज़रा थोड़ा सा सुकून से लोग अपने काम धंधे में लगे हुए हैं कि भाई कैसे देखें, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई है, कैसे काबू करें, नौकरियाँ, भाई ये इश्यूज़ हैं ना, नौजवान नस्ल का आगे स्कूलों में क्या करना है, मतलब ये प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं। अच्छा, अब इसमें मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ कि कोई 20-30 सालों में ऐसे वाक़यात नहीं होते जो ये इन दिनों में हो रहे हैं, और बराह रास्त ताल्लुक, फिर मैं कह रहा हूँ कि हर वाक़े का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है। यानी क्योंकि पाकिस्तान, वो कहते हैं ना, सेंटर, दरमियान में एक ऐसी जगह पे आप हैं, और दरमियान में वो, मैं वो नहीं कह रहा कि मैं कहूँ कि जियो स्ट्रेटेजिक लुक, नहीं, जियो स्ट्रेटेजिक जो है ना, वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बगैर जो है, आप सोचिए ना, मतलब जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या आपके नज़दीक इंपॉर्टेंट, लोगों के नज़दीक इंपॉर्टेंस नहीं होती जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की। यानी पाकिस्तान जो है इस वक्त, वो आप ज़रा सोचें ना कि इस वक्त वहाँ पैसिफिक आइलैंड के अंदर एक जजीरा होता, जियो स्ट्रेटेजिक, ये जो गज़ा और वेस्ट बैंक और ये सारा, तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपको अल्लाह ने जो दी है, उसकी अपनी एक अहमियत है। और फिर कौन दी है? लोग, आप देखें, यूथ को देखें ना, नौजवान जो आपके आगे आ रहे हैं बच्चे, वो ज़रा सा थोड़ा सा हट के अपने स्किल्स की तरफ तवज्जो दें, या उनको मौका मिले, या इतने जो पैसा इतना खर्च होता है, ये जो खा जाते हैं हमारे जो, तो ये पैसा उधर जाए तो आप देखें कि उसके नतीजे में कितनी चीज़ें आगे जाती हैं। बहरहाल, मैं जो बात कह रहा था आज के हवाले से, देखिए आज एक, सबसे पहले तो बड़ा अजब वाक़या हुआ है, ये जो खलीजी ताउन कौंसिल का इजलास हुआ है। खलीजी ताउन कौंसिल के इजलास में तैयब उर्दगन शरीक हुए हैं, ठीक है, और ये तैयब उर्दगन का शरीक होना जो है, उसमें ये एक बड़ी बात है, ठीक है। खलीजी ताउन कौंसिल में, अरब न्यूज़ ने किस तरह खबर लगाई है, ये देखें आप ज़रा, अरब न्यूज़, सऊदी अरेबिया, सेकंड स्लाइड, जीसीसी लीडर्स एंड प्रेसिडेंट अर्दोगन। अब आप देखें, क्या ये तस्वुर हो, अच्छा, इजलास हुआ कहाँ पे? कतर में। यहाँ पे सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म कतर गए हैं, अमीर कतर ने उनको वहाँ पे खुशामदीद कहा है। तैयब उर्दगन कतर गए हैं, ठीक है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर, ठीक है, शेख मोहम्मद बिन जैद। अच्छा, ये जो दुबई है ना जी, जो यूएई है, इस पूरे फड्डे में, इब्राहिम अकॉर्ड वगैरह हुए, उसको साइड पे रहे, इस पूरे फड्डे में जो एक सॉफ्ट, एक खामोश मदद हुई है ना, एम्बुलेंसेज आ रही हैं, जा रही हैं, जहाज़ों में बच्चों को लाया जा रहा है, हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं गज़ा के बच्चे, इधर उधर मरीज़ों को, पेशेंट्स को इमदाद दी जा रही है आगे। ये सारा काम
क्योंकि इनके थोड़े से ताल्लुकात इस रहे, तो इन्होंने वो सारा काम किया है गजा के अंदर। गजा में बहुत इमदाद, बाकी मुल्कों ने भी, लेकिन वो चूंकि एग्रेसिव आए, तो कहते हैं ना, कोई एग्रेसिव आ रहा है, कोई सख्त उसके साथ आ रहा है, कोई आराम से जाके, इन्होंने वहां पे बहुत मदद की है यूएई ने। और सऊदी अरेबिया, ईरान और बाकी मुल्कों ने तो कमाल से, मैं ये बात जो कह रहा हूँ ना आपसे, तैयब उर्दगन का जीसीसी में बैठना, जीसीसी में कतर नहीं था चंद साल पहले, और आने वाले अरसे में जब तारीख लिखी जाएगी या बातें सामने आएंगी तो पता चलेगा कि किस मुल्क का क्या किरदार था इन सबको साथ लाने में। ठीक है, अब तुर्की जो है वो जनाब कतर, पहली बात तो ये है कि कतर जो है वहां पे इजलास हुआ, वो कतर जो कि जीसीसी से भी आउट था और अरब लीग से भी आउट था, कतर में इजलास हुआ जीसीसी का, और वहां पे सऊदी वली है तो वजीर आजम आए यूएई के, और तैयब उर्दगन आए। कल एक और सिलसिला होने जा रहा है। मैंने कहा ना कि ये बाज बातें हैं जिनको आप सोचें तो आप कहेंगे कि एक मिनट ठहर जाओ, ये किस तरह से ये क्या है। कल एक और शख्सियत अल सुबह मुत्तहदा अरब अमारात लैंड हो रही है, और वो मुत्तहदा अरब अमारात लैंड होगी अबू धाबी, दुबई नहीं, दुबई में ये जो COP 2800 है ना, तो वो चूंकि वक्त कम है तो शायद वो मेरे ख्याल से दुबई वो शख्सियत ना जाए। वो शख्सियत अबू धाबी लैंड होगी, चंद घंटे अबू धाबी रुकेगी, गजा को डिस्कस करेगी, और उसके साथ एक आध और बात भी होगी, और फिर सऊदी अरेबिया आएगी। उस शख्सियत का नाम है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो कल सुबह मुत्तहदा अरब अमारात लैंड करेंगे अबू धाबी। ये जहन में रखें कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनके इस साल मार्च में जो बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ है वहाँ से उनके वारंट्स निकाले गए थे, जिसकी वजह से वो ब्रिक्स के इजलास में जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था उसमें वो जो है वो शरीक हुए थे। वीडियो लिंक पे गए नहीं थे, ट्रैवल नहीं किया था उन्होंने, और वो जो है वो ये जो G20 था इंडिया में उसके इजलास में भी नहीं आए थे। लेकिन वो कल यूएई लैंड कर रहे हैं, और यूएई के बाद चंद घंटे, अच्छा जबरदस्त इस्तकबाल होगा, रेड कारपेट यूएई के अंदर उनका। उसके बाद वो चंद घंटे गुजारने के बाद वो सऊदी अरेबिया आ जाएंगे, व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, अमेरिका को क्या मैसेज आ रहा है? वारंट निकले हुए हैं उनके। व्लादिमीर पुतिन जो है वो कल का दिन दोनों मुल्कों में गुजारेंगे, मुत्तहदा अरब अमारात और फिर सऊदी अरेबिया, और दोनों जगह पे उनका रेड कारपेट इस्तकबाल होगा रशियन प्रेसिडेंट का। कौन सा रशिया? वो रशिया जिसके बारे में अमेरिकन कह रहे हैं कि ये इनका वैगनर ग्रुप हिजबुल्लाह को और हमास को असला दे रहा है, और हमास यूक्रेन से छीना हुआ असला जो है वो हमास के हवाले हो गया, और हमास ने पता नहीं गोलियां चला दी और क्या हुआ। ठीक है, वो जो कि वो रशिया जहाँ पे इराक के सदर गए इस गजा की जंग जो भी जारी है इसके दौरान, और जहां पर हमास की लीडरशिप गई मॉस्को, और बशारुल असद, और वो रशिया जिसके बारे में अमेरिका ही कह रहा है कि जी उसको ईरान अपना असला दे रहा है, वो प्रेसिडेंट पुतिन उस रशिया के कल यूएई और सऊदी अरेबिया में होंगे। अच्छा, इससे ये जब से वारंट्स निकले हैं उसके बाद से वो सिर्फ चाइना गए हैं, बेल्ट एंड रोड जो एक फोरम था BRI का एक फोरम, वहाँ गए हैं। मेरा ख्याल से काजाकिस्तान और बाकी ये जो पुराने सेंट्रल एशिया वगैरह के जो पुराने सोवियत यूनियन के ममालिक, इससे बाहर वो पहली दफ़ा कल जा रहे हैं। शाम को आ जाएंगे वापस। क्यों? एक दिन और ठहर सकते थे, वापस क्यों आएंगे? वापस शाम को इसलिए आ जाएंगे कि परसों एक और शख्सियत मॉस्को पहुंच रही है उसका इस्तकबाल करने के लिए।
और वो शख्सियत जो परसों मॉस्को पहुंच रही है उनका नाम है जनाब इब्राहिम रईसी। ठीक है, तो प्रेसिडेंट पुतिन के अगले 48 घंटे बड़े इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कि इनके जो कल का दिन सऊदी अरेबिया, अच्छा ओपेक प्लस एक है, पहले तो ओपेक था ना, ओपेक प्लस है। ओपेक प्लस के अंदर एक और अजब तमाशा, एक यानी वो जैसे मैंने कहा ना, ये अब ये ब्लॉक शायद दुनिया का एक बहुत अगर आप पूछे ना तो ब्रिक्स से भी शायद मजबूत ब्लॉक एक बन गया। ये सारे ब्रिक्स में भी हैं, लेकिन उसके साथ ही ओपेक प्लस जो है ना, ओपेक प्लस में ब्राजील आ गया है। ब्राजील ओपेक प्लस में आ गई है। अगर ओपेक प्लस को हम देखें, देखिए ना, पहले तो ओपेक था, तो ओपेक के अंदर जो है वो 13 मुल्क थे, सऊदी अरेबिया। अब मुझे बताएं कि अगर ये ओपेक को ओपेक प्लस को ले लें, बाकी बचता क्या है? ये ओपेक के मेंबर थे 13, सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, ईरान, नाइजीरिया, लिबिया, ऑयल है ना सारा, अल्जीरिया, वेनेजुएला। ये अब इसमें जनाब आप ऐड कर दें, अच्छा फिर उधर रशिया, मैक्सिको, काजाकिस्तान, ओमान, आज़रबाईजान, मलेशिया, सूडान, बहरीन, इसमें आप ऐड कर दें ब्राजील। ब्राजील शामिल होने जा रहा है ओपेक प्लस के अंदर। तो मुझे ये बताएं कि ये जो ब्लॉक है इतना बड़ा, ये पूरी दुनिया का जो आपका ऑयल का जो ये तो ओपेक प्लस, और ये इसके अंदर मुझे एक मुल्क ऐसा बता दें जो कि ये एक ब्लॉक है पूरा, यानी ये ओपेक प्लस जो है ना, ये भी, और इसको सऊदी अरेबिया हेड कर रहा है, सऊदी अरेबिया और उधर से पुतिन। ठीक है, ओपेक और प्लस। ठीक है, कितना स्ट्रांग ब्लॉक है ब्राजील। ठीक है, वो ब्राजील जो नेतन्याहू की गर्दन चबाने के लिए वहां के प्रेसिडेंट लूला जो घूम रहे हैं, उसको पकड़ के मैं देखिए ना, वो ब्राजील अब ब्रिक्स में, अच्छा ये सॉरी इसमें ओपेक प्लस में। अच्छा, परसों जो है वो सदर इब्राहिम रईसी दौरा कर रहे हैं, जा रहे हैं मॉस्को। अच्छा, और आज जो है ये मैं बात आपको, मैं वापस आता हूँ गज़ा पे, लेकिन मैं आपको एक बात सिर्फ बताऊं जी, ईयर्स टू कम एक चीज खत्म हो गई है बिल्कुल, और वो अरब अजम खत्म हो गई है। इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अरब अजम लफ्ज जो था एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ये मशरिक़ वुस्ता में, और ना ही इस वक्त शिया सुन्नी एग्जिस्ट कर रहे हैं कि दो, हमास, अखवानुल मुस्लिमून सुन्नी, हिजबुल्लाह अक्सरियत अहले तशी, इधर हमास में अक्सरियत सुन्नी। ठीक है, और आप अगर लेबनान में चले जाएं, या आप साथ कौन खड़ा है? तुर्की। ये इस वक्त कोई किसी किस्म की कोई बात कर ही नहीं। मैं जब लास्ट टाइम यूएन गया था तो मुझे उन्होंने बताया ना कि हिजबुल्लाह के अंदर ये सुन्नी भी हैं और हमास के अंदर, तो मैं देखता था, लेकिन मैं उसको कहता था कि यार ये द टाइम ऑफ क्राइसिस देखते हैं कि किस तरह से हुतीज वो यानी जिनको फाइवर्स कहते हैं, या जो जैदी, फिर वो खड़े हैं जनाब हमास के साथ, जो कि सुन्नी है। अच्छा, अब इशू ये, तो ये शिया सुन्नी खत्म हो गया। ठीक है, और इतनी बड़ी तादाद में ये मुसलमानों का आपस का, यार अब इसको छोड़ दें, जितनी बड़ी तादाद में क्रिश्चियंस, ज्यूज, ज़ायोनिस्ट नहीं, ज्यूज, ठीक है, और हिंदू, मैं इंतहा पसंदी की बात नहीं, कि वो जो इंसानियत पे बिलीव करें, बड़ी तादाद में, और वो जो किसी मजहब को नहीं मानते वो भी, इंसानियत, वो इतनी बड़ी तादाद में। ये फ़लस्तीन का इशू ऐसे उठा है, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, जिनकी जानें गई हैं। ये जो है ये ऐसे उठ गया इशू कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वक्त पूरी दुनिया का, पहले जो कुछ था वो यूक्रेन, अभी थोड़ी देर के बाद ज़ेलेंस्की जो हैं वो वीडियो लिंक पे खिताब करेंगे कांग्रेस से,
अमेरिकन सेनेटर से और ये बात करेंगे उनसे कि मदद की जाए, वरना जो है वो बहुत ही, मैंने कल भी कहा था ना कि अमेरिकन ने कहा है कि एड बंद की जाए, खत लिख दिया वाइट हाउस ने। और उसके बाद आज एक जर्मन थिंक टैंक है, उसने आज एक उसकी रिपोर्ट आई है बड़ी इंटरेस्टिंग। ये आई है कुछ रोज पहले आई है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट वॉर। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है ये इस रिपोर्ट में, ये जर्मन थिंक टैंक है उनका, और ये रिपोर्ट ये बताती है प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट वॉर। वो कहते हैं कि इंपीरियल एम्बिशंस के साथ रशिया जो है ग्रेटेस्ट एंड एक बड़ी थ्रेट है, मोस्ट अर्जेंट थ्रेट टू नेटो कंट्रीज। ठीक है, जब इंटेंसिव फाइटिंग खत्म होगी, रिजीम जो मॉस्को में बैठी है उसको 6 से 10 साल लगेंगे दोबारा खड़ा करने में अपनी फौजों को, और 6 से 10 सालों में जर्मनी और नेटो मस्ट इनेबल देयर आर्म फोर्सेस टू डिटर एंड इफ नेसेसरी फाइट अगेंस्ट रशिया। फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे और पूरे यूरोप पे रशिया अलगार कर देगा। ये कहां पर फेंक दिया उठा के। यूरोप में इतना सुकून था, इतना सुकून से यूरोप ये निकला इससे कोविड के बाद, तो उनकी मईशत, और ये किस जंग में उनको धकेल दिया। ये बाइडेन निजामिया क्या छोड़ के जा रही है, मैं इसको समझने से कासिर हूं। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर पोलैंड ने बड़ा सख्त रिएक्ट किया। पोलैंड ने इसको मुस्तरद कर दिया इस रिपोर्ट को, और उन्होंने कहा हम इसको मुस्तरद करते हैं। मुकम्मल झूठ है ये रिपोर्ट कि 6 से 10 साल लगेंगे रूस को, मुकम्मल। टाइम्स, ये टाइम्स में बात कर रहा हूँ, दुनिया के मोतबर तरीन जो अखबार हैं उनमें से एक बरतानिया का द टाइम्स है। पोलैंड कह रहा है 16वीं स्लाइड, NATO has 3 years to prepare for Russian attack warns Poland। ये उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि यानी ये भूल जाओ कि हराना नहीं है रशिया को। 3 साल लगेंगे हम पे हमला करने में, तो नेटो तैयार रहे ये हम पे हमला करने में। और वो खास तौर पे पोलैंड, लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, उन मुल्कों को पे ये सरकारी बात हो रही है। ये मैंने आपसे मैं दिखा रहा हूँ ना, मैं उनकी ये जो बयान आया है ये उनकी इंटेलिजेंस, पोलिश इंटेलिजेंस कह रही है, और उनके आर्म फोर्सेस कह रहे हैं कि 3 साल लगेंगे यहाँ पर रशिया को आने में। और हराना छोड़ दें आप, ये भूल जाएं कि वो उनको हरा दिया जाएगा या क्या कर दिया जाएगा, इसको छोड़ दें आप। अच्छा, उसके साथ ही मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसमें जो तीसरी जो बात है जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि अच्छा, सऊदी अरेबिया ने बड़ा रोल प्ले किया है जंग ख़त्म करने में। सऊदी अरेबिया ने, ये 40 मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हुई थी जी, चंद महीने पहले, और उसमें जेलेंस्की भी आए थे और यूक्रेन के लोग थे, तो रशिया नहीं आया था, उसमें वांग यी आए थे। 40 मुल्कों की किसी तरह से इनकी आपस में दोस्ती हो जाए, और ब्रिटनी ग्रीनर जो हैं उनको, उनकी रिहाई में, जो बास्केटबॉल प्लेयर, तो उनकी रिहाई में भी सऊदी अरेबिया यूएई ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन ये कि जंग बहरहाल एक तरफ चली गई, वो अब वो जब चली जाती है तो चली जाती है, वो टाइम निकल जाता है। लेकिन जो दूसरी बात है, रशिया में एक और चीज़ हो रही है जी। रशिया में आज मैं 2 मिनट और लूँगा और फिर उसके बाद में वापस आता हूँ, ये गजा के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, और वो कहानी कहाँ जा रही है। लेकिन पहले मैं रशिया को, रशिया में आज 5 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा बैठे हैं। ये इतनी पुरानी तारीखी जंग है कि ये 5 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा नहीं बैठते एक साथ एक जगह, बड़ा तनाज़ है। और ये वो 5 मुल्क हैं जो कैस्पियन सी है, उसका अगर आप नक्शा देखें कैस्पियन सी का, तो उसके ये चारों तरफ ये जो कैस्पियन, जो लैंडलॉक, ठीक है ना, जो कि सबसे बड़ी लेक भी कहा जाता है, लैंडलॉक समंदर भी कहा जाता है। तो कैस्पियन सी के ईरान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, आज़रबाईजान और काज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान, सही, ठीक है,
काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सॉरी, ईरान, अज़रबैजान और रशिया, ये कैस्पियन ऑयल। जब तक रशिया और ये मुल्क नहीं अलग हुए थे ना, तो ये इतना बड़ा मसला नहीं था, ये बड़ा संभाल के इसको जैसे तैसे करके रशिया और ईरान के दरमियान, ये जब ये टूट गया सोवियत यूनियन, तो फटा खड़ा हो गया कि जी किसका पानी कितना है, किसका पानी कितना है, किसका कितना हिस्से में आना चाहिए, कितना हिस्से में आना चाहिए। और ये ज़हन में रखें कि यहाँ पर दुनिया के चंद बड़े जो ज़खायर हैं बयान ये होता है कि कोई 48 बिलियन डॉलर्स के तो ऑयल के ज़खायर हैं सिर्फ, और उससे कुछ ज़्यादा शायद जो है वो तेल के ज़खायर हैं और गैस के ज़खायर बड़े, और यहाँ से पाइपलाइंस और ये बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। और ये पूरा, ये पांचों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा आज मॉस्को में बैठे हैं, और मॉस्को में बैठ के ये कैस्पियन फोरम जो है जी। इसके ऊपर ये तो पहले तो तास ने दिया है ना कि क्रिएशन ऑफ कैस्पियन काउंसिल कुड बूस्ट रीजनल कोऑपरेशन, ये लेवरोव ने बात की, और ईरान और रशिया की आपस में कैस्पियन ऑयल के ऊपर सुलह हो गई है। कैस्पियन ऑयल पे इनका तनाज़ा था। सही। अज़रबैजान, रशिया, ये सारे मुल्कों का जनाब मामला हल हो गया, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनके दरमियान एक दोस्ती हुई है, जिसके नतीजे में वो जो इशू था जो बहुत अरसे से पीछा कर रहा था इन मुल्कों का कि जी यहाँ पे किसके पास कितना पानी होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। और ये मैं यहाँ पे जो 23वीं स्लाइड है, काज़ाकिस्तान इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स किक्स ऑफ इन मॉस्को, ये बड़ी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको ये जो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको अच्छा, इस पे ऑयल प्राइस में सिर्फ एक बार बता दूं कि ये हुआ क्या है। इस पे 24वीं स्लाइड देखें, रशियाज बिगेस्ट मूव येट टू टेक कंट्रोल ऑफ यूरोपियन गैस मार्केट, क्योंकि यहां से ही देखें, या तो ऑयल इधर से जाना था। अगर ये 24वीं स्लाइड हम दिखा के ब्रेक पे चले जाएंगे ना, ये अगर कैस्पियन बेसिन जो है ना, ये ऑन शोर ऑफ शोर 48 बिलियन बैरल और 292 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के रिजर्व्स, तो ये जो है ये जनाब ये भी रशिया और चाइना और आराम से ये सुलह सफाई करवा के सारी ये कैस्पियन ऑयल भी का ये भी मसला हल हो गया। सही। अब आप मेरे से वक्फा लें तो मैं आपको बताता हूं कि इन इवेंट्स का एक एक वाक़े का, एक एक मुलाकात, एक एक मुआहदे का पाकिस्तान पे असर हो रहा है। और मैं हमेशा ये बात बार बार दोहरा रहा हूं पिछले कई हफ्तों, महीनों, सालों से कि स्ट्रेटेजिकली ये बहुत लोग इसको करते हैं ना कि पैसा ख़त्म हो गया पाकिस्तान, पैसा इस वक्त आ जाएगा, एक मईशत खड़ी हो जाएगी। स्ट्रेटेजिकली आप कहते हैं राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, सही। मतलब आप चाहे वो अज़रबैजान, आर्मीनिया हो, चाहे ये आपका स्टांस हो, स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से आप एक बहुत ताकतवर बड़े ब्रिक से लेके और खुदा जाने कौन कौन से फोरम्स पे पाकिस्तान मौजूद है। ठीक है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, खित्ते के हालात हैं, इससे पाकिस्तान पे असरात होंगे। एक पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो, इलेक्शंस, मईशत, यहाँ पे सिक्योरिटी के क्राइसिस, यहाँ पे ये आने वाले सालों में इन्वेस्टमेंट, यहाँ की स्टेबिलिटी पाकिस्तान की, हर वाक़े पे जो कुछ होना है वो ऐसे खित्ते में जो वाक़यात हो रहे हैं पॉसिबल नहीं है ना। ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की, रशिया, चाइना, ये आपका ब्लॉक है, ये पाकिस्तान का ब्लॉक है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के अंदर वो जाके कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो अब जो कुछ यहाँ हो रहा है उसको डिस्कस भी, मतलब मैंने कहा ना, मैं बात ही नहीं करना चाह रहा। मईशत, ये आप देखें कि जो और वो आप कहते हैं यूर राइट साइड पे हैं, आप किसी ऐसी साइड पे नहीं है जहाँ पर आपको एक बहुत ही दिफाई पोजीशन में आप खड़े हों। और आप ये मैंने आपसे कहा ना कि जब आप स्ट्रेटेजिकली ठीक होते हैं ना जी। अब जैसे ईरान, क्या बनेगा जी, ईरान का पाबंदियां लग गई ईरान पे, क्या बनेगा जी, वो जी आंखें दिखा रहे हैं यूएई को या सऊदी अरेबिया को या किसी और, क्या
वो पावर देखें ना आप, किस तरह से पावर्स बन के ये पावर्स किस तरह खड़ी हो रही हैं, और वो कैस्पियन का मसला हल हो गया और ये हो गया और वो हो गया। तो ठीक है, दुनिया जो है वो मतलब है कि बहुत तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं। जी। बड़े अच्छे डिप्लोमेट हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट डिप्लोमेट्स। ये टिम लेंडरकिन जो हैं, ये टिम लेंडरकिन पाकिस्तान में भी इन्होंने सर्व किया हुआ है, अमेरिकन जो ये हैं इस वक्त डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर अरेबियन गल्फ अफेयर्स, ठीक है, नियर ईस्टर्न अफेयर्स डिपार्टमेंट स्टेट के। अच्छे डिप्लोमेट, नाइस बहुत। और ये कई अरब मुल्कों में रहे हैं, पाकिस्तान में भी रहे हैं, ढाका में भी रहे हैं, अरबी बड़ी अच्छी बोलते हैं। ये यमन की जब इशू क्राइसिस था ना, तो इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है कि यमन का क्राइसिस ख़त्म होने, लेकिन वो अब सारा मसला इतना ख़राब हो गया है कि अब ये वहाँ पे यमन ये इस खत्ते का दौरा कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि एक ऐसी सिचुएशन है ना जिसमें आप क्या बात करेंगे कि जाके हुतीज़ के, और हुतीज़ ने किया क्या है, हुतीज़ ने जो किया है यानी जो मिसाइल विजाइल चला दिए हैं, अब उसका हल निकाला गया है। अब आप इस हल को अगर सोचें कि हुतीज़ के रॉकेट्स, ये कोई मुल्क नहीं है, हुती बागी जो हैं जी। अब तो बाकी नहीं, अब तो उनकी सुलह हो गई आपस में। हुतीज़ के लिए हल क्या ढूंढा गया है? मैं तो इसको पढ़ें और आदमी सर धुने। 31वीं स्लाइड, यूएस इन टॉक्स टू फॉर्म न्यू रेड सी टास्क फोर्स टू गार्ड कमर्शियल शिप्स इन रेड सी। एक नई टास्क फोर्स अमेरिका तश्कील दे रहा है। ये क्या, कहाँ पे फंस गए हैं अमेरिकन को? हुतीज़ से अब मुझे बताएं, हुतीज़ मतलब ज़ाहिर है जो कुछ हो रहा है गज़ा में, मैं ये तो नहीं कह सकता नाच रहे होंगे, मतलब सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ क्या है। पूरी टास्क फोर्स जो है वो बना रहे हैं, अमेरिका बना रहा है। और ये देखें ना 34 स्लाइड, एसोसिएटेड प्रेस ने इसको कहा, मैं इसको खबर को पढ़े आप, यूएस एंड अलाइज इन टॉक्स ऑन नेवल टास्क फोर्स। उसमें जहाज़ कहीं साउथ चाइना सी से आएंगे, कहीं इधर से आएंगे, कहीं उधर से आएंगे, कहीं इधर एक नई टास्क फोर्स बनेगी, उस पर हेलीकॉप्टर, उस पर ये मिसाइल लगेंगे, क्या लगेंगे, किसके खिलाफ? हुतीज़ के खिलाफ। और मतलब ये एक, मैं कहता हूँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ड्रैग हो गए, सक हो गए यहाँ पे बुरी तरह से जी। और ये जो है ये अब आप ये देखें, अच्छा वहाँ पे नेतन्याहू के खिलाफ जो है अंदर मूव शुरू हो गई है। सही। उनके जो एनर्जी मिनिस्टर हैं बरका, शायद अंदरूनी तौर पे वो हुकूमत गिरा दें और ये वहाँ जाएगा सीधा जंगी जराइम के अंदर। जो MIT है टर्की की इंटेलिजेंस, उन्होंने डायरेक्ट स्ट्रेट मैसेज भेजा है शिनबित को और मोसाद को, स्ट्रेट मैसेज कि अगर हमारी सॉइल पे कोई हमास का या कोई अरब या कोई मुसलमान किसी के पीछे हाथ नजर आ गया, मोसाद इन्वॉल्व है और ये यहाँ पे जो असैसिनेशन हुई है, तो उसके बाद हम जो करेंगे तो भूल जाओगे। इतना स्ट्रेट मैसेज गया है कि वो मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने फिर वो बयान शायद अपना वापस माफ़ी तलाफ़ी करेंगे कि हम ये दुनिया में जो असैसिनेशन शुरू करने जा रहे हैं, ये इतनी ये कई दफ़ा सोचते हैं, हम कहते हैं यार ये कहीं इंडिया इनसे तो नहीं मुतासर हो गया, या मतलब ये कोई मॉडल है कि उधर मार दिया जाके आप, और मतलब ये बहरहाल ये इंडिया तो मैं नहीं कहता, मैं वो जाहिर है कि उनकी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं, और मोदी सरकार जीते, मैं आपको बताऊँ मोदी गवर्नमेंट जीतने से जो चाइना और बाकी ममालिक हैं जो कि इंडिया, वो खुश हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। वो कह रहे हैं कि ये मज़ीद जो कुछ होने जा रहा है उसमें मोदी साहब का जीतना उन सबको सूट करता है। मोदी साहब उतनी ही आइसोलेशन में इंडिया को ले जाएंगे, ये उनके सबके असेसमेंट है कि कतर आगे पीछे, ये अमेरिका कभी चाइना के खिलाफ जंग में इंडिया के साथ नहीं आएगा। ये इंडियंस को भी पता है, मेरा ख्याल है पता है, अब तो बहुत ही पता होना चाहिए ना। अब तो ये जब से ये क्वाड वार्ड में चीख रहा था, तो अब ये जो उधर से शुरू हो गया कि चार्जशीट कर दी है और ये हो रहा है और वो कनाडा में और 5 आइज और ये, तो हम पार्टनर हैं स्ट्रेटेजिक फलाना, इतनी गलत। बहरहाल मैं अब क्या कहा सकता है, बड़ी ज़बरदस्त लोग हैं, बड़ी ज़बरदस्त कौम है, इंडिया के लोग बड़े ज़बरदस्त हैं। अगर एक ऐसी सरकार बैठ जाए, और मैं कहता हूँ जयशंकर जो है ना, इनके असेसमेंट्स में मुझे कभी कोई भी होता है कि इनकी असेसमेंट्स कैसे गलत हुई हैं। आर्मीनिया, अफ़गानिस्तान, मिडल ईस्ट, चाइना, मतलब ये कैसे हुआ?
मालदीव, बांग्लादेश, मतलब आप ईरान, बाहर, मतलब आप काउंट करने शुरू करें कि हुआ क्या है यार, ये 4-5 सालों में हुआ क्या, तो उनको सूट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इस पे तो अब एक नई टास्क फोर्स बन रही है। इस टास्क फोर्स को बनाने की हुतीस क्या की जरूरत है? यानी आप अच्छा, क्योंकि सऊदी अरेबिया ये सारे इन्होंने कहा आपने जो करना है करो। हूतीज ने बल्कि यहाँ तक कह दिया था कि हमें जाने की, हम लैंड रूट दिया जाए, तो इन्होंने कहा लैंड रूट नहीं देते, उन्होंने यहाँ पे एंगेज कर लिया। कभी सोमालिया आ जाते हैं, कभी हूतीज आ जाते हैं, कभी एक जहाज वहीं खड़ा हुआ है अभी तक। तो ये मसला, अच्छा अब इसमें ये चूंकि अब बॉम्बिंग नहीं हो रही ना, क्योंकि फौज अंदर है। ये खान यूनुस के इलाकों में 16,000 ऑफिशियल शहादतें हो गई हैं, लेकिन मेरा ख्याल इससे ज़्यादा है। तो ये बॉम्बिंग नहीं हो रही अब, क्योंकि अंदर फौज मौजूद है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जी, वो ये कहते हैं कि जी इस बात के मुकम्मल इम्कान आते हैं कि वो किसी सुरंग के पास, वो सुरंगों में पानी छोड़ें और वो पता चला सुरंगों के अंदर जो एक्सप्लोजिव से कोई सुरंग उड़ गई किसी, और वहाँ पे ये इसराइल की फौजी। तो ये जो मामला है ना ग्राउंड में, जो उस दिन जो ऑस्टिन लॉयड भी बार बार कह रहे थे कि किसी ऐसे शहर में, किसी ऐसे इलाके में, अर्बन वॉरफेयर में जहाँ की आबादी नफरत करती हो, तो हमलावर फौज कभी नहीं जीतती। आप कोई उनको आज़ादी दिलाने तो नहीं आ रहे ना। जब आज़ादी दिलाने दाखिल भी हुए थे काबुल में, तो साथ नॉर्दर्न अलायंस था। तो मसला ये है कि वो आपको वो पसंद नहीं करते कि हमारी सारी यहाँ पे हज़ारों लोग शहीद करके, तो फिर आप उस पर आके और वहाँ नाच रहे हैं और घूम रहे हैं। तो वो जब तक आवाम साथ ना हो, तो आप किसी किस्म की, हो सकता है बहुत से फ़लस्तीनी हमास में ना हो, बहुत से ना हो, लेकिन जो जुल्म हुआ है तो सारा का सारा फ़लस्तीन के लोग उठा के फ़लस्तीनी अथॉरिटी से भी ले लिए, वो सारा ऐसे हमास के कदमों में रख दिया। तो ये पता नहीं क्या स्ट्रेटजी है इसराइल की, या मतलब बजाय इसके कि ये इसको किसी और रुख पे लेके जाते ये। और मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब स्ट्रेटेजिक बड़े वाक़यात होते हैं ना, तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे बात, आपका आप कहते हैं यार छेड़ दो ज़रा, ये ज़रा मतलब है कि ज़रा सुकून, चैन, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल लॉन्ग टर्म, लोग ये देखें, आप, मुझे नहीं पता कि इसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है जो SIFC वगैरह बना है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपने एक प्लान किया है, लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा ना आपको। दुनिया लॉन्ग टर्म मनसूबे कह रही है, 1 मिनट ठहर जाओ, क्या ये हर 6 महीने के बाद बात करोगे? कि लॉन्ग टर्म हमसे बात करनी है कि कोई कहाँ जाना है पाकिस्तान ने, क्योंकि हमने यहाँ जाना है 10 साल 20 साल बाद, तो हमारे साथ चल रहे हैं, तो 10-20 साल की बात करो यार, 4 महीने 5 महीने 6 महीने बाद। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स में पाकिस्तान भी जा रहा है और इंशाल्लाह ठीक जाएगा, ठीक तरफ जा रहा है। अंदर के ये छोटे छोटे मसाइल हम हल कर लें, और वही मसाइल तो स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान ठीक जा रहा है। अल्लाह ताला करम करे। गज़ा और मगरबी किनारे में जो लोग इस वक्त बड़े कर्ब में हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इसमें से कोई बेहतरी निकलेगी, तो कुर्बानियाँ उनकी रहेगा नहीं जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।